सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। गुज़िश्ता 6 माह में हुकूमत ने खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों के लिए 616 अरब रुपए फराहम किए हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद हैं। इन 616 में से 313 अरब रुपए की ग्रांट्स, 333 अरब रुपए की सब्सिडी, 92 अरब रुपए कर्ज और 77 अरब से ज़ायद इक्विटी शामिल किए हैं। और वजारत ख़जाना की जो ताज़ा तरीन 2 साल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ख़जाने पर SOEs यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का बोझ एक बड़ा मौजूद है। माली साल 2025 के पहले 6 महीनों में सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले इदारों ने 343 अरब रुपए का खसारा किया है। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी 153 अरब से ज़ायद नुकसान करते हुए इस फहरिस्त में टॉप पोजीशन पर है, जिससे NHA के मजमूई नुकसानात 1953 बिलियन से भी ज़ायद तक जा पहुंचे हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक ने 6 माह में 58 बिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान किया है, जिससे मजमूई नुकसानात 770 अरब रुपए तक चले गए हैं। सखर इलेक्ट्रिक भी इस रेस में पीछे नहीं है, जिसने 6 महीने में 30 अरब का नुकसान किया है और इसके मजमूई लॉसेज अब 473 अरब रुपए तक जा चुके हैं। फिर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नंबर आता है जो 20 बिलियन के करीब अब अपना नुकसान करते हुए अपने मजमूई नुकसान को 685 अरब रुपए तक ले जा चुका है। इन्हीं 6 महीनों में पाकिस्तान स्टील ने 16 अरब का नुकसान किया है, जिससे टोटल लॉसेज 256 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। फिर इन्हीं 6 महीनों में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का नंबर आता है, जिसने 7 बिलियन से ज़ायद का नुकसान किया है और इसका मजमूई लॉस का फिगर अब 44 अरब तक पहुंच चुका है। इन 6 महीनों में पाकिस्तान पोस्ट ने 6 अरब से ज़ायद का नुकसान किया और इदारे के मजमूई नुकसान को 93 अरब तक पहुंचा दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी इस फहरिस्त में शामिल है। तो इस वक्त हुकूमत को कितनी तेज़ी के साथ प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है और इन SOEs को कैसे प्रॉफिटेबल इदारा बनाया जा सकता है और मईशत पर यह बड़ा बोझ कैसे ख़त्म हो सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं, वजारत ख़जाना के हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये तो सिर्फ 6 माह की ये फिगर्स हैं और लिस्ट है। अगर इन्हीं 6 माह को हम सालाना बुनियाद पर देखें तो यही लॉसेस डबल हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा इस वक्त बोझ है हमारी मईशत पर, ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड द रीज़न इज़ कि जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं ये 2013 में 2013-14 की पहली रिपोर्ट आई थी। ये 2010-11 में इस पे पहला काम मैंने ही शुरू किया था। आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि देयर वाज नो एग्रीगेट डेटा कि SOEs हैं कितनी। पहले तो कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी। सो मैंने जब डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, आई वाज एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आई यूज्ड टू हेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूनिट, तो मुझे ये डेटा ही नहीं मिलता था। आई थॉट कि ये शायद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास हो, बट उनके पास भी कोई एक्यूमुलेटेड फेडरल फुटप्रिंट आखिर है क्या इन SOEs का। आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आई वांटेड टू स्टार्ट विद। तो पहले तो ये पता चला कि हुकूमत के पास 170 के करीब टोटल कमर्शियल अदारे हैं, जिसका मतलब ये था कि आई थिंक 94 डायरेक्ट और फिर झैली कोई 70-80 के करीब अदारे हैं जो एज सब्सिडरीज चला रहे हैं। ये पोजीशन 2010-11 में भी यही थी, आज भी यही है। इस पूरे असना में एक अदारा, एक हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो सऊदी अरेबिया में बेस थी, जो कि प्राइवेटाइज हुई। बाकी उस वक्त भी यही पोजीशन थी। PIA, हमारे एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, मेनली पावर कंपनीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यही बड़े नुकसान में थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, और आज भी तकरीबन मे बी मोर देन अ डेकेड ऑन यही पोजीशन है। पिछले 6 माह में जस्ट टू टेल पीपल 1.9 अरब रुपए का डेली का नुकसान है जो हमारी टॉप 15 ने किया है। इनका एक्यूमुलेटेड लॉस 20 से 21 अरब डॉलर हो गया है, जो एक्यूमुलेटेड इनकी बैलेंस शीट्स पे पड़ा है। और अगर आप डिस्कोस के जो लॉसेस हैं ना, अगर उनमें से सब्सिडीज और वो निकाल दें जो हुकूमत उनको देती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये 600 अरब से भी बढ़ जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन कि ये लॉसेस तो अभी आपने जो कोट किए थे ये विद द सब्सिडीज़ हैं। NTDC पे एक स्लो प्रोग्रेस है। दो एनर्जी सेक्टर
को बिजली कैरी करना एक बहुत बड़ी इशू है पाकिस्तान का। इसके अलावा एक सर्कुलर डेट है जो तकरीबन 4.9 ट्रिलियन यानी कि 4,900 अरब रुपए का है, वो भी खड़ा हुआ है। जो जीओपी की सपोर्ट है ये तकरीबन 10% है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू रिसीट्स आई हैं उसका 10% है। ये है वो फिस्कल ड्रेन, जिसका क्या मतलब है, ग्रांट्स, सब्सिडीज, इंजेक्शंस एंड लोन्स, ये 600 अरब रुपए की हैं in the 6 months, which is 10% of the total revenue receipts of these companies. अब हमने उस वक्त और भी बहुत काम किया अरबाब भाई, हमने एक SOE के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाए, आज वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ बन गया है। उस वक्त एक कोर कमेटी थी, आई वाज द सेक्रेटरी टू दैट कमेटी, मैं उसको स्टीयर कर रहा था। आज एक SOE लॉ है, तो इन सबको उस SOE लॉ के तहत लाएं। उससे ये होगा कि जो अभी पड़ी हुई हैं चीज़ें, उनकी थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर जो असल बात है, अब भी वही है, कल भी वही थी, कि इन एंटिटीज से जब तक आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे डिस्कोज, हमारे जेनकोज, हमारी OGDCL, हमारे PSO, इन सब को जब तक आप निजी तहवील में नहीं देंगे, ऑपरेशंस, रेगुलेशंस एंड तीसरी पॉलिसी साजी, ये 3 चीजें होती हैं जो SOEs को चलाती हैं। हमारी इन तीनों चीजों में कमजोरी है। सो ऑपरेशंस, जो प्राइवेटाइजेशन है, हम तीसरी दफा PIA की अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2015 में की, 2023-24 में की, अब तीसरी दफा करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट ज्यादा क्लीन है। आई रियली होप कि हम आगे बढ़ पाएंगे और इसको कर पाएंगे। पर ये भी याद रखिए कि 20-22 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइन है, हेविली जिसे कहेंगे ओल्डर एयरक्राफ्ट्स हैं, रूट्स आर प्रॉबेबली आर ओनली बेस्ट बेट। आई रियली होप कि हम वो जिस मयार की प्रिपरेशन करके इस दफ़ा प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनको लेकर जाएगा कि इनको आगे बेचा जा सके। एनर्जी सेक्टर जो है उसकी तंजीमें न होने वाली है। मैं बार बार कहता हूँ, वी हैव अ वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है नेपरा और ओगरा को एक करना है। सो पाकिस्तान का एक एनर्जी रेगुलेटर बनना है। नंबर 2, पॉलिसी साजी जो है उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनानी है और उसमें एक प्रोफेशनल सेटअप लाना है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना जिस तरह डिस्कोस ओवर द नेपरा प्रिस्क्राइब्ड लॉसेस और लॉस ऑफ कलेक्शन करते हैं, यू विल कंटिन्यू टू डू दिस। तीसरी चीज़, हमने ट्रांसमिशन की NTDC की बात की, और आखिर में एक कंपेटिटिव मार्केट बनाना। हमारा रेगुलेटर 10 साल 11 साल से ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसका काम सिर्फ टैरिफ देना नहीं है, उसका काम मार्केट मेकिंग है, कंपेटिटिव बिहेवियर लाना है, ये करना है। अब अगर आप इस माइंडसेट से नहीं बढ़ेंगे तो जो हमारी सरकारी अदारों का माइंडसेट है वो क्या ये होता है कि मैंने शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, मैंने एफिशिएंसी बढ़ानी है, मैंने सर्विस डिलीवरी बढ़ानी है। समझने की कोशिश करें कि 4 और एयरलाइन मुनाफा कर रही हैं, उसी रूट्स पे PIA नहीं कर रही। इट हैज़ टू डू अ लॉट with the mindset of public sector compared to the private sector। फिर आपको एक एफर्ट करना है कि ये जो बोर्ड्स और CEOs हैं, आप वक्तन फवक्तन इनको तब्दील करते रहे हैं। ये भी मैंने इस किताब के लिखने से पहले एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग 2009-10 में बन गई थी। अगेन आई वाज मैनेजिंग दैट। हमने तब भी ये बोर्ड्स चेंज किए थे। आई हैड नो ऑप्शन बट टू सजेस्ट दिस रिफॉर्म टू द गवर्नमेंट एंड द रीजन वाज कि हम उस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं जा रहे थे। बट मैं तब भी कहता था कि ये ऑन दी एजेस कर सकता है, बट कोई भी बोर्ड मेंबर, आखिरी बात करूं फिर कैन आस्क अ क्वेश्चन, देखिए जिसका 1% ना लगा हो अरबाब का अगर बोल्ड टीवी में, तो अरबाब विल नॉट टेक द हीट, और गवर्नमेंट में तो बड़ी हीट लेनी पड़ती है इस वजह से, बिकॉज देयर आर ऑलवेज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर जो है वो होता है आपके डिसीजन मेकिंग में। और आखिर में मैं आज भी कहता हूँ, गवर्नमेंट और स्पेशली जो अथॉरिटीज होती हैं वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इन पाकिस्तान, मेरा ये तजर्बा रहा है, find it very hard to get the C-suite right. CEO, CFO, CTO, commercial officers हम नहीं लगा पाते because of the cross currents and because जो talent pool है वो restrict हो जाता है, because आप अखबार में advertisement देते हैं, कौन अखबार का advertisement पढ़कर आना चाहता है? ये तो हेड हंट करने पड़ते हैं वो लोग जिनको आप पिकअप करते हैं, ऑफर्स करते हैं,
पोजीशन में लाते हैं। सो आपको एक जामे पिक्चर जो है मैंने पेंट की है। एंड अगेन मैं फिर आपकी इस सवाल का जवाब, दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज ये जो सारे काम है ये इनिशिएट किए थे। आई एम हैप्पी टू सी कि हम आगे बढ़ रहे हैं इन कामों। तो खाकन साहब, ये रीसेंट हिस्ट्री अगर हम पिछले 10 साल की देखें, इसी दौरान 9 साल पहले हमने एक प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी अलहदा कर दी। उसका मकसद यही था, इंटेंशन और फोकस यही था कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में 9 सालों में मिनिस्ट्री अलग होने के बाद, कमीशन होने के बावजूद भी कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। 3 अटेम्प्ट पीआईए की, वो अभी तक तो नहीं कामयाबी से हमकिनार हुई। पैरेलल दूसरे इदारों को भी साथ लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है? ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का इंतजार क्यों किया जा रहा है जो कि अभी तक मुकम्मल हो नहीं पा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अरबों डॉलरों की चीज़ें बेचनी है पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ट एसेट बेस है। वो ठीक है कि उस पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कम है। अगर मैं इवन उन अदारों को भी देखूं जो प्रॉफिट में है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक कोर एग्जाम्पलरी अदारा होना, हेडेड एंड लेड बाय यू नो द टीम दैट यू ब्रिंग इन, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग प्राइवेटाइजेशन। उसका ये सारा रिसर्च करना, फिर जो रिसर्च हम करते थे, जो कि एक्चुअल में मैं हमेशा कहता था कि ये काम जो है ये प्रॉबेबली उन्हीं का है। ये भी बात आपने ठीक की। जब इसको अलहदा किया उसका मकसद ही वो फाल अदारा बनाना था। ये हम शायद नहीं कर पाए। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन का लॉ है, मुझे नहीं मालूम कि अभी तब्दील हो गया है। उस वक्त और अब भी जो लास्ट मेरी तहकीक थी वो ये बता रही थी कि 460 दिन लगते हैं एक अदारे को, फ्रॉम द डे वी टेक इट अप टू द डे वी सेल। यू नो, आई वर्क इन द इंटरनेशनल फंड बिजनेस। 460 दिन में तो कई नई कंपनीज खड़ी होके $billion कंपनीज बन जाती हैं दुनिया में, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज इज बिकम सो यू नो फास्ट एंड सो क्विक। सो मैं तब भी कहता था कि इस लॉ की तब्दीली की ज़रूरत है। फिर तीसरी जो बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक वो एसपी है, यानी कि इट्स लाइक अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक अदारा अगर मेरे पास प्राइवेटाइजेशन में आ जाता है, लेट्स से इफ आई एम रनिंग द प्राइवेटाइजेशन, देन उसका एक भी चीज़ जो है तब्दील, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लॉ मुझे इतनी सख्त देता है, नहीं हो सकती। कोई लोन नहीं ले सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो जो 2-4 महीने का रीस्ट्रक्चरिंग का क्विक अमल है, क्विक सर्जरी है, वो भी प्राइवेटाइजेशन को करनी है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक सामने रखी है कि ये एक बहुत ही why have we not built the privatization commission to the capability to be able to deliver, जब हमें अरबों रुपए का नुकसान, 1.9 बिलियन रुपीस डेली का नुकसान आज भी हो रहा है। when the day closes today, that is the loss। अगर मैं 2025 की पहली फिजिकल के 6 महीने के लॉस को ही आगे लेकर चलूं, सो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कहने का मकसद ये है कि ये अदारा बिल्ड करेंगे तो ये प्राइवेटाइजेशंस होंगी, साइमल्टेनियसली ज़रूर चलानी चाहिए। रूज़वेल्ट, यू नो, रिसेंटली मुझे यू नो न्यूयॉर्क में से गुजरने का मौका मिला एंड आई पास्ड बाय रूज़वेल्ट, तो मैं रुका वहाँ पे। एक डिलिपिडेटेड क्लोज अदारा वहाँ पे है, वो बंद हो गया है। सो आपने, अगर आप फिजिकली जाकर इन अदारों को भी देखेंगे तो आपको दुख होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट की एसेट बेस है। इस एसेट बेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और फिर इसको कमर्शलाइज करना, जो अनबेरेबल बर्डन है फिजिकल पे, वो भी हमने सामने रखा, उसमें से निकलना। ये एक सी स्वीट का इशू है, चाहे आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें या चाहे आप इन अदारों की बात करें। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल डाइवेस्टमेंट प्रोसेस मांगता है, रेगुलेटरी रजीम मांगता है, पॉलिसी साजी मांगता है। मतलब पीआईए का नुकसान सिर्फ पीआईए की ऑपरेशंस की वजह से नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हमारी इस वक्त की सिविल एविएशन की पॉलिसी है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये बात बनती नहीं। यू नो, आई फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस, सो यू नो, हम किसी वक्त इस पे पूरा प्रोग्राम रख लेंगे। आखिर हमेशा एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान के पास आज वो नादिर टाइम और स्पेस है। आईएमएफ की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई हुई है। इसको बहुत
जिसे कहेंगे एग्रेसिवली यूज करें। लोग कहते हैं ध्यान से, नहीं, इसको एग्रेसिवली यूज करें। ये 2 साल की विंडो रह गई है। Bring in highly competent people, give them the space to play, to create functioning markets, to create operational and commercial entities जो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकें, जो इतनी बड़ी एसेट बेस है पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची को बिजली की मुसलसल फराहमी को बरकरार रखने में नाकामी पर आज से तकरीबन 20 साल पहले कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को साल 2006 में प्राइवेटाइज किया गया ताकि के इलेक्ट्रिक की निजकारी से इदारे को इन्वेस्टमेंट लॉसेस से बचाया जा सके, कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और 20 मिलियन से ज़ायद शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। 2009 में अबराज कंपनी ने इंतजामी कंट्रोल संभालने के बाद $1.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हुए स्मार्ट मीटरिंग और चोरी की रोकथाम के लिए सिस्टम में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई और ऐसे इक़दाम की वजह से इदारे का तिजारती नुकसान 36% से कम होकर 22% तक हो गया। फिर 2009 में 4 बिलियन का नुकसान करने वाले इदारे ने 8 साल के बाद 2017 में 51 बिलियन रुपए का मुनाफा कमाया। 2018 में अबराज ग्रुप को अदालती अहकामात के बाइस नेशनल ग्रिड से ऑफलोड होना पड़ा और के इलेक्ट्रिक का इंतजाम एक दूसरी कंपनी के हवाले किया गया जिसके पास सिर्फ 1/3 शेयर्स थे, लेकिन बोर्ड मेंबरान में शमूलियत की वजह से ऑफशोर मुआहदों को रोकने की कोशिश करती रही है। अबराज ग्रुप को 2006 से 2009 तक कंट्रोल देने की वजह से मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी देखी गई, लेकिन अबराज के जाने के बाद नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया पार्टनर के इलेक्ट्रिक में शामिल नहीं किया जा सका, जबकि के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया ने सिर्फ अपने ही फायदे के सौदे किए और सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाया। कराची में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तकरीबन 15% मौजूद हैं। 7 साल में के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत में कोई इजाफा नहीं हुआ है। के इलेक्ट्रिक से मिलने वाली बिजली भी नेशनल ग्रिड से महंगी है और इदारे का मुनाफा भी 2017 से 2/3 कम हो चुका है। साल 2023 में के इलेक्ट्रिक को टैरिफ में सब्सिडीज 75 अरब रुपए से ऊपर तक दी गई और मुख्तलिफ सरकारी इदारों से 164 अरब रुपए से जायद वसूली भी की गई। आलमी तौर पर बिजली रेगुलेटर्स की जानिब से बिजली फराहम करने वाले इदारों पर मल्टी ईयर टैरिफ और दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, लेकिन सिफारती ताल्लुकात और तहफ़्फ़ुज़ात से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमज़ोर पड़ जाता है। हम ज़रा इटली और स्पेन की मिसाल को सामने रखते हैं। वहाँ नेशनल इलेक्ट्रिक बोर्ड और स्पेन में बड़े इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी तमाम इदारों के लिए एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी से अलहदा रखते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी मनसूबों से की गई, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर सार्फिन की तरफ से वसूल कर ली गई। के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक में 20 साल से कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन वही कराची को बिजली की फराहमी के लिए किए जाने वाले बेहतर फैसलों को रोकते रहते हैं। के इलेक्ट्रिक को सिफारती सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इक़दाम से आने वाली बैरूनी सरमायाकारी को भी रोकना पड़ता है जो पाकिस्तान अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर और दीगर शोबों में चाहता है। किसी भी इदारे की बुरी कारकर्दगी पर सिफारती इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इंटरनल अफेयर से अलग मुस्तकिल कारकर्दगी और कम सब्सिडीज़ की तरफ वापसी का ये वाहिद रास्ता है, और अगर इसको के इलेक्ट्रिक पर अप्लाई किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए और थोड़ा संजीदगी के साथ फोकस किया जाए तो मामला कितने बेहतर हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान शाहिद साहब इंचार्ज हैं के इलेक्ट्रिक सेल के जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आपकी जमात दायरे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ, ओवर बिलिंग के, लोड शेडिंग के खिलाफ अक्सर आवाज़ उठाती रहती है। अब इस मसले का हल आपको क्या समझ आता है, चूँकि हुकूमत भी, हुकूमती इदारे भी उस तरह से एहतसाब कर नहीं रहे कि इलेक्ट्रिक का जिस तरह से होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी कि इस पर इजहार ख्याल कर सकूं। अच्छा, मैं भी बात को वहीं से शुरू करता हूं कि आज से 20 साल पहले 2005 में जब के इलेक्ट्रिक की निजकारी यानी KSC जो कराची का वाहिद यानी जो बिजली को फराहम करने वाला इदारा था, एक हमारा नेशनल एसेट्स स्ट्रेटेजिक एसेट था, उसको जो है वो फ़रोख्त यानी उसके खंभों की कीमत में 15-16 अरब की कीमत में जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया। उस वक्त जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो ये कहा गया था कि चूँकि जो है वो इसमें इसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब हो गई है और जो KSC है सरकारी ख़जाने से जो है वो सब्सिडी देनी पड़ती है, तो ये सरकारी ख़जाने पर एक बोझ बन गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि 2005 में जो आखिरी मरतबा जो सरकारी KSC थी जिसको सब्सिडी दी गई थी सरकारी ख़जाने से 1.4 अरब रुपए सब्सिडी दी गई थी। दूसरी बात ये बताई गई थी चूँकि जो है ना ये बिजली की लोड शेडिंग होती है, बिजली में ये खुद कफील नहीं है ये इदारा,
यानी जितनी बढ़ती हुई डिमांड है उसको ये मीट नहीं कर पा रहा, तो ये इदारा ना सिर्फ बिजली की पैदावार में, जनरेशन में ना सिर्फ खुद कफील होगा, बल्कि इसको हम एफिशिएंटली प्राइवेट इदारा इसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सस्ती बिजली कराची के शहरियों को फराहम करेगा और कराची से लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अब आइए देखते हैं कि 20 साल गुजर जाने के बाद जो है ना वो सूरत हाल कहाँ पर मौजूद है। अभी पिछले साल ही की बात है, अगर हम सब्सिडी को जो है वो कंपेयर करें और जब उस हुकूमत का जिस वक्त 2005 में इसको फ़रोग़ किया जा रहा था, कहा जा रहा था 1.4 अरब सालाना सब्सिडी जो है वो कौमी ख़जाने पर बोझ है। जी हाँ, यानी 2024 के अंदर के इलेक्ट्रिक को 170 अरब रुपए सब्सिडी कौमी ख़जाने से, बावजूद इसके कि ये प्राइवेट फर्म है, इसको दी गई। अच्छा। होना तो ये चाहिए था कि इसकी कीमतें कम होनी चाहिए थी, और इसकी कीमतें ये पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली फराहम कर रहा है। और उसके साथ साथ अब आ जाए इस बात पे कि जहाँ ये दावा किया गया था कि ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, खुद इन्हिसारी हासिल करेगा जनरेशन में, तो ये 20 साल में जो सरकारी इदारा KESC था, उस वक्त जो अपने ओन रिसोर्सेज से बिजली जनरेट करता था, उसके मुकाबले में इसकी जनरेशन में 20% कमी वाक़ हो गई है। अच्छा। यानी 20 साल गुजरने के बाद 20% उसमें कमी वाक़ हो गई है। इसी तरह जो है वो आ जाए उस पर भी बात कर लें कि कराची के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग, क्या गुलशन इकबाल, क्या नॉर्थ नाज़िमाबाद, क्या जो है वो हम क्लिफ्टन, क्या जो है हम हर इलाके में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है। और हैरत अंगेज़ बात इस वक्त यह है कि बिजली की लोड शेडिंग, जो पाकिस्तान का जो बिजली के कवानीन है, जो नेपरा के कवानीन है और जो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं, उसके मुताबिक यह है कि बिजली की लोड शेडिंग सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब बिजली की जनरेशन जो है वो कम हो और उसकी जो तलब हो वो ज़्यादा हो। जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप हो, उसको मीट करने के लिए लोड शेडिंग, और वो भी लोड शेडिंग सिर्फ 30% इलाकों में की जाएगी, और उसकी इजाज़त भी सिर्फ और सिर्फ NTDC की इजाज़त के बगैर वो नहीं हो सकती। अब इस वक्त अलमिया क्या है कि मुल्क के अंदर इस वक्त 48,888 मेगावाट है, और उसकी जो खपत है वो 21-22 हज़ार मेगावाट से नहीं है। ये जो इतनी इजाफी बिजली है, इसके कैपेसिटी चार्जेस के कराची समेत पूरे मुल्क के सार्फिन बर्दाश्त कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस बिजली को जो है वो तवातुर के साथ और मुस्तकिल फराम, इसकी खपत को यानी इसकी इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, सस्ती बिजली फराम की जाए। के इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली को छुपाने के लिए दानिस्ता तौर पर AT&C यानी एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो चोरी, इसको बुनियाद बना के गैर कानूनी लोड शेडिंग करती है। नेपरा ने अभी जो है वो वाज़ेह फैसला दिया जिसके अंदर ये बात बताइए कि इलेक्ट्रिक की AT&C बेस्ड लोड शेडिंग ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर अखलाकी भी है। सही। तो इमरान साहब, ये 20 साल में जो कुछ हुआ, ये ज़ाहिर है आपने बड़े बेहतर अंदाज से बता दिया, इस पर रोशनी डाल दी, लेकिन अब ये सब जो हुआ, ये हुआ क्यों? ज़रा इसकी वजूहात पर आते हैं कि ये सब्सिडी जो है, यानी हुकूमती मदद सब्सिडी, वो बढ़ती रही, और जो उनकी प्रोडक्शन जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, उल्टा वो 20% कम हो गई, तो बिजली की कीमत भी उसमें इजाफा होता रहा। तो ये तमाम चीज़ें 20 साल में क्यों ये डिक्लाइन आया क्यों है? इसकी वजूहात क्या है? अगर कोई 2-3 मेन वजूहात पर भी आप रोशनी डाल सकें। 2-3 मेन वजूहात इसकी, जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि $361 मिलियन जो एग्रीमेंट इस वक्त मौजूद है, अगर वो उठा के देखा जाए 2009 के बाद 2012 तक 361 मिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके उस वक्त की जो कराची की डिमांड थी उसके मुताबिक जो गैप था 1100 मेगावाट बिजली की जनरेशन में इजाफा करना था। लेकिन नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो सिर्फ नेट इजाफा किया था वो 650 मेगावाट इजाफा किया था। यानी और वाज़े तौर पे उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो मुआहदे के मुताबिक जो सरमायाकारी करनी थी वो उन्होंने सरमायाकारी नहीं की। और उसके साथ साथ जो है वो जाहिर है कि जब आप सरमायाकारी जिसका आपने वादा किया था, जिसकी बुनियाद पे आप इदारा फ़रोग़ किया गया था, और वो भी बड़े डिस्काउंटेड, यानी जिसे कहते हैं ना लूट सेल मचाई हुई थी, हर चीज़ माफ़ करके आपको जो है ना एक सरकारी, गो के आप प्राइवेट थे लेकिन आपको स्टेटस सरकारी डिस्को का दिया गया था, और जितने बेनिफिट सरकारी कंपनियों को दिए जाते हैं वो सारे आपको दिए थे, बावजूद इसके कि आप एक प्राइवेट फर्म थी। उसके बावजूद भी तो इन्होंने जो है वो सारे तरीके इख्तियार किए जिससे अपने प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज़ किया, लेकिन जहाँ पे जनरेशन में इजाफा करना था, जहाँ के इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को इम्प्रूव करना था, तो ये जो तीनों सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन, जनरेशन
और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये एक नाकाम तरीन इदारा साबित हुआ है। जब मैं बात करता हूँ महंगी तरीन बिजली की, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कौमी सतह पर जो बिजली जो NTDC के ज़रिए फराहम की जाती है, वो उसके जो एवरेज जो उसकी यानी लागत आती है बिजली का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 8 रुपये से 14 रुपये का आता है। और जो के इलेक्ट्रिक का यूनिट है जो एक एवरेज 1 यूनिट जनरेट करने की इनकी जो लागत आती है वो 21 रुपये से 44 रुपये तक की आती है। अच्छा। तो इन्होंने ना ही इफेक्टिव जनरेशन के अंदर इजाफा किया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरमायाकारी नहीं की जो करनी चाहिए थी। और इस वक्त भी जो कराची के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव करना था, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ ये बहाना बना के कि हमारी बिजली चोरी हो रही है और लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते, इसको बुनियाद बना के सारा इन्हिसार जो NTDC से सस्ती बिजली मिलती है उस पर इन्हिसार करते हुए, और जो एक्स्ट्रा डिमांड या जो बाकी जो इलाके में बिलखुसूस गरीब और एवरेज जो यानी जिसे हम कहते हैं कि मुतवसत तबके के इलाके, उनको टारगेट करके वहाँ ये लोड शेडिंग की जाती है जहाँ की आवाज़ भी सुनी नहीं जाती। और इमरान साहब, ये जो बिजली को महंगा मुस्तकिल रखा हुआ है, ये इंटेंशनली है कि लोकल कोल से नहीं फ़ायदा उठाया गया, ऐसे प्लांट्स नहीं अपडेट किए गए जिनमें लोकल कोल का इस्तेमाल बेहतर हो सके, इंपोर्टेड फ्यूल पर ही हमेशा ये इन्हिसार रहा? ये इंटेंशनली किया गया या वो कैपेसिटी नहीं थी, वो सोच या विजन था ही नहीं कि उस जानिब ये काम करते? देखिए, मैं बिल्कुल जनाब बगैर किसी लपटी लिपटी बात के और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक की नीयत जो है ना वो ठीक नहीं है ना। यानी ये हर वो जो है वो टैक्टिस इस्तेमाल करती है कि जिसके नतीजे में जो है वो कम यानी खर्च किए बगैर जो है वो प्रॉफिट को जायज़ और नाजायज़ तरीके से जो है ना वो बढ़ाया जाए। मैं आपको इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल पेश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो जो है वो पावर सेक्टर का यही महंगी तरीन बिजली और जो कैपिटल जो यानी बिजली इस्तेमाल ना होने की वजह से जो उसके कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं वो है। तो अब आप देखें कि इस वक्त कराची के अंदर और कराची के सराउंडिंग के अंदर जो हमारा न्यूक्लियर पावर, कोल पावर प्लांट और ख़ुद थर कोल, ये सारे इतने सारे पावर प्लांट हैं जो NTDC को बिजली फराहम करते हैं। NTDC से बिजली जाती है नेशनल ग्रिड में और यहाँ से वो साउथ रीजन में जाती है, यानी साउथ कराची से नॉर्थ रीजन लाहौर तक जाती है, यानी जिसके लिए उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बनाई है 4000 मेगावाट की। और इसमें अहम तरीन बात यह कि वो ट्रांसमिशन लाइन काम नहीं कर रही और वो जो कराची के गिर्द जो सस्ते कोल के और जो है वो पावर जो दीगर पावर प्लांट्स हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि कराची को NTDC के ज़रिए बिजली फराहम की जाए, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो बिजली इस्तेमाल ना होने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भी जो है वो नीचे आ जाएंगे और उसके साथ साथ कराची के शहरियों को सस्ती बिजली भी मिल जाएगी। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि के इलेक्ट्रिक ने जहां ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के अंदर जो है वो जो मसाइल पैदा किए, वहीं साथ साथ इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक है उसकी अक्सरियती शेयर IGCF यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैपिटल फंड्स यानी जिसको एशिया पैक ओन करती है उसके पास मौजूद हैं। लेकिन उससे एक उम्मीद हो चली थी कि जिनके पास थर कोल के यूनिट्स भी हैं और उनके पास एक बेहतरीन विजन भी मौजूद है और वो सारे यानी लोकल लोग भी हैं, वो इसको बेहतर तरीके से चला सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जिस तरह से कराची के शहरियों के हक में जो फैसले आते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये जाके अदालतों में जाके जो है वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इसी तरह जब एशिया पैक ने अक्सरियती शेयर उसने हासिल कर लिए, कराची के शहरियों को एक उम्मीद हो चली थी कि अब जो है कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आई। तो जब उन्होंने उसका इजलास SECP के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इजलास तलब किया जिसमें डायरेक्टर्स का तकर्रुर होना था और जिसके अंदर मैनेजमेंट का कंट्रोल इस करप्ट और जो है वो बदतरीन जो मुजालिम ढाबे इस माफिया से कंट्रोल निकल के एक काबिल और बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट के पास जाना था। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से 2023 से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और वो स्टे ऑर्डर न उस केस की हेयरिंग होती है और न ही जो है ना उस पर चीज़ें मामला आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह का यानी ये के इलेक्ट्रिक जिसको हम माफिया कहते हैं, माफिया की तरफ पे काम करती है और ये इसने कराची के 38 करोड़ सार्फिन को जो है वो अपने निरखे में लिया हुआ है। इसका काम सिर्फ यानी बिजली फराहम करने के बजाय वो तरह तरह के टैक्स वसूली, अब इसने एक नया काम शुरू कर दिया, बिजली तो ये फराहम करते नहीं, तो अब जो है वो MUCT टैक्सेस भी नहीं के जरिए जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। तो
उस कराची के मसले का वाहिद हल यही है कि जनरेशन में तो फौरी तौर पे इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए और NTDC के जरिए जो है वो जो कि इजाफी बिजली, वो सस्ती बिजली कराची के शहरी को फराहम की जाए, और जो नया इन्वेस्टर है जिसके पास अक्सरियती शेयर है उसको जो है इसका कंट्रोल जो लीगल भी है और SCCP कवानीन के मुताबिक भी है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह से एक लेजिटिमेट एक जो वर्किंग है या एक जो तरीक़ाकार है उसके अंदर क्यों जो है इस तरह के स्टे ऑर्डर रुकावट बनने से जो है वो कराची जो कि पाकिस्तान का माशी और सनती हब है उसको सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगी तरीन बिजली का और ये इस तरह के फैसले जो है उसकी राह में जो है वो रुकावट बनते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये अपील करता हूँ कि इस तरह के मामलात को जो है वो फौरी तौर पे बिलखुसूस हमारे वज़ीर आज़म साहब को, हमारे जो इसके पावर सेक्टर और इसके मिनिस्टर हैं वफाकी वज़ीर लगारी साहब, इन सबको भी इस खुसूसी तवज्जो दे के जो है वो इस मामलात को जो है वो देखना चाहिए ताकि कराची के अंदर से न सिर्फ जान छूटे बल्कि कराची को बिजली के बुरहान से और महंगी तरीन बिजली से भी जान छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान शाहिद साहब इंचार्ज के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लाम मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की माशी हालत को अगर बेहतर बनाना है तो इसके लिए आलमी इदारों का कर्ज इस वक्त बहुत ज़रूरी है और मुल्क की इकॉनमी के इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दाम पर आलमी रेटिंग एजेंसीज भी इत्मीनान का इजहार कर रही हैं। IMF ने भी पाकिस्तान में इकनॉमिक और एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स की हिमायत की है और पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को हौसला अफजा करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि देर पा तरक्की के लिए सियासी रुकावटों से निपटना नागुज़ीर होगा। IMF नुमाइंदे के मुताबिक 2025 में दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ मजीद मुस्तहकम होगी। IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पर पाकिस्तान की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ने पॉलिसी रिफॉर्म्स के जरिए मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टेबल करने और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने में मदद मिल रही है। टैक्स नेट को बढ़ाने और बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाना हुकूमत की इस वक्त अव्वलीन तरजीहात में हम बार बार सुनते हैं और इसको यकीनी तौर पर शामिल होना चाहिए। टैक्स इक्विटी, बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट में जो एक स्टेबिलिटी है उसके लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। एनवायरमेंटल चेंज से निपटने और आलमी वादों को पूरा करने के लिए IMF के RSF के तहत लोकल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वाटर रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के इक़दाम पर भी तवज्जो दी जाएगी। IMF के मुताबिक RSF से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को भी मुल्क में लाने में मदद मिलेगी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की तजावीज़ पर बेहतर अमल दरामद किया है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में शफाफ और इस्लाहाती बुनियादों पर काम करने की अभी भी ज़रूरत है ताकि तरक्की का सफ़र जारी रह सके। तो अब पाकिस्तान के लिए इस IMF से के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के जो अगले 2 साल हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसमें पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़रूख सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़रूख साहब, आलमी इदारे भी IMF भी इस वक्त बड़ा एक एतमाद का इजहार कर रहा है पाकिस्तान की मईशत पर कि जो इस वक्त मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्तहकम है। ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी है, एक आम आदमी की हालत थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है, लेकिन क्या बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान कर सकता है इन अगले 2 सालों में IMF प्रोग्राम में रहते हुए? देखिए, पाकिस्तान जैसी हुकूमत के लिए IMF जैसे मालियाती इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी, और जो हुकूमत ये कर पाती है उसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे साल पाकिस्तान का जो डॉलर का खसारा है वो इतना संगीन हो जाता है कि फिर IMF के बगैर जो है आप सोचिए कि मईशत का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई हुकूमत अपनी माशी पॉलिसी जो है वो IMF के हवाले कर दे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और 78 साल की तारीख जो IMF जब से बना है ये गवाह है कि IMF के पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। देखिए, कोई माशी मरीज जो है जब वो इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है तो IMF पहुंच जाती है उसको ऑक्सीजन देने के लिए, तो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा मामला है। लेकिन ये तवक्को रखना कि IMF की पॉलिसी के नतीजे में मरीज जो है या माशी मरीज जो है वो तंदुरुस्त तो तवाना हो जाएगा, वो 100 मीटर की दौड़ दौड़ने लगेगा, ऐसा ना तो 78 साल में हुआ है और ना ही होने वाला है। तो अब फ़रूख साहब, ज़ाहिर जितने अरसे कोई भी मुल्क IMF के प्रोग्राम में रहता है, दीगर ममालिक के साथ उसको डील करना या अपने ऊपर एतमाद को दिखाना वो ज़रा आसान हो जाता है।
तो ये अब 1 साल तो ये गुजर गया, अगले 2 साल में पाकिस्तान अपनी ट्रेड, अपनी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर ख्वाह इजाफा इस प्रोग्राम में रहते हुए कर सकता है? देखिए, अगर तो माशी पॉलिसी IMF के हवाले कर दी जाएगी तो वो जितने ममालिक के साथ उसकी पॉलिसी बनाता है वो टैक्स के ऊपर मेन फोकस रखता है। और हमने 50 साल की माशी तारीख गवाह है कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्स के ऊपर रहेगा तो जो माशी पहिया है वो रुकने लगता है। और यही चीज़ पाकिस्तान में होते नज़र आ रही कि सारा का सारा फोकस जो है कि टैक्स किस तरह बढ़ाना है, टैक्स किस तरह बढ़ाना है, और तीसरा फोकस भी यही है कि टैक्स किस तरह बढ़ाना है। और जब टैक्स लागू किया जाता है तो माशी पहिए की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है और उसके नताइज भी फिर सामने आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 45% पाकिस्तान की आबादी, अब आप अंदाज़ा कीजिए, लगभग 11 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो जो गुर्बत की लकीर है, शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब ये कितनी आप सोचिए कि संजीदा बात है, कितनी अफसोस करने वाली बात है कि तकरीबन आधी पाकिस्तान की आबादी IMF के पैकेजेस में साल हर साल रहने के बाद नतीजा ये निकला है। सही। तो फारूक साहब, हम देख रहे हैं कि टैक्स की सूरत में आमदन तो हमारे मुल्क की उसमें हर साल एक बड़ा इजाफा हो रहा है। इस साल कोई 30-35%, अगले साल के लिए भी टारगेट ऐसे ही रखा गया है, लेकिन ज़ाहिर है अखराजात इस आमदन से बढ़कर हैं। तो ये अखराजात को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है और जितनी आमदन है उसके अंडर में उससे नीचे उस सतह पर तक कैसे लाया जा सकता है ताकि मामलात में थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे? देखिए, बिल्कुल वैलिड सवाल है। हुकूमत, वजीर ख़जाना साहब जब असेंबली में खड़े होते हैं बजट के दौरान तो हमें खुद से बताया जाता है कि इस साल हुकूमत की आमदन जो है वो 18,000 अरब होगी, और उसके कोई 1.5 या 2 मिनट के बाद फिर पता चलता है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 25,000 अरब होंगे। तो खुदाया ये 6-7-8 हज़ार अरब का खसारा जो है जो हर साल करते हैं ये नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो रियासती इदारों का है, जिसमें PIA है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है। अब सोचिए कि PIA का वाहिद इदारा जो है वो लगभग 830 अरब रुपए का नुकसान कर चुका है। और ये नुकसानात जो हैं ये इवेंचुअली आप और मैं जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं उन्हीं के शोल्डर्स पे आता है, उन्हीं के सर पे आके गिरता है। तो इसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, कि खुदाया ये 110 के करीब जो आपके पास इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, वो अब तक कहीं 6-7 हज़ार अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। तो या तो उनको बंद कर दीजिए या उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। और फिर ये कहा जाता है कि जो बजट का खसारा है वो 100 किस्म की माशी बीमारियों की जड़ है, और वो हम देखते हैं कि कोई भी हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो रही। चाहे वो PMLN की हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो कोई हाइब्रिड गवर्नमेंट हो, जो बीमारी की जड़ है उसका इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही, उसकी अलामात को दबाने की कोशिश ज़रूर होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।